आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो आइए पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है मल्टीपल फेसेस या मल्टीपल फॉर्म्स। तो मल्टीपल फॉर्म से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या मतलब होता है? देखिए भाई, कोई एक फंक्शन या एक ऑपरेटर जिसका आप एक से ज़्यादा काम लेते हैं, एक से ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म करता है वो, तो हम कहते हैं उसका नेचर पॉलीमॉर्फिक हो गया है। ठीक है भाई। तो जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है सम। अगर इस फंक्शन को आप दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करने के काम में भी ले लें और इस फंक्शन को आप दो इमेजिनरी नंबर्स को ऐड करने के काम में भी ले लें, राइट? तो हम कहेंगे कि सम फंक्शन यहाँ ओवरलोडेड है, यानी सम फंक्शन दो काम कर रहा है, दो रियल नंबर्स को भी जोड़ सकता है और दो इमेजिनरी नंबर्स को भी जोड़ सकता है। तो सम यहाँ पर ओवरलोडेड है, एक नाम अनेक काम। इस तरह से आप पॉलीमॉर्फिज्म को समझ सकते हैं। तो भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। एक होती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, इसे स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है, स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और एक होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसे रन टाइम बाइंडिंग के रूप में भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचाना जाता है। तो दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यहाँ मैं लिख देता हूँ बीच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म हुई, एक हुई स्टैटिक बाइंडिंग और एक हुई रन टाइम बाइंडिंग। अब बात कर लेते हैं ये बाइंडिंग से मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट या रेफरेंस है मेरे पास, उसका नाम मैं ओबीजे रख देता हूं। और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने सीखा है कि अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है हमें, तो फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं करते। अगर वो मेंबर फंक्शन है तो उसे हम डायरेक्टली कॉल नहीं करते, एक ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की सहायता से उसे कॉल किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट और मेथड का नाम, इसके थ्रू आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल है, अगर ये रिजॉल्व आपका कंपाइल टाइम पर हो जाए तो हम कहेंगे ये स्टैटिक बाइंडिंग हुई या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हुई। इसका नाम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह देते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग को क्या कह देते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां से हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की सहायता से हम किसी फंक्शन को कॉल करते थे। जावा के केस में ये रेफरेंस वेरिएबल भी मान लीजिए। ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल की सहायता से जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अगर ये फंक्शन कॉल कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये स्टैटिक बाइंडिंग है। अगर ये फंक्शन कॉल कंपाइल टाइम पर रिजॉल्व नहीं हो जाता और इसका जो रिजोल्यूशन है ये रन टाइम तक डिफर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि डायनेमिक बाइंडिंग हुई। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है, रिजॉल्व नहीं हो पाता कंपाइल टाइम पे? देखिए, सबसे पहले हम एक स्टैटिक बाइंडिंग का केस ले लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे फंक्शन ओवरलोडिंग को, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रखा है तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग से तो परिचित ही होंगे। मान लीजिए यहां पर एक क्लास है ए। क्लास ए के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं वॉइड शो। और अरे क्या हुआ, इसको मान लीजिए ये सर्कल बन गया। चलिए, एक वाइड शो फंक्शन बनाता हूं और उसकी डेफिनेशन में मैं कुछ लिख देता हूं यहां पर। अब मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं इसी क्लास में, उसका नाम भी रखता हूं वाइड शो। लेकिन यहां पर मैं एक पैरामीटर ले लेता हूं और कुछ डेफिनेशन अंदर दे देता हूं। एक तीसरा फंक्शन भी बना लेता हूं वाइड शो। एक ले लेता हूं यहां फ्लोट एक्स, दो पैरामीटर ले लेता हूं, और दूसरा ले लेता हूं इंटीजर y, और अगेन कुछ डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं। तो आप देखेंगे ये मेरी बन गई एक क्लास ए। अब मान लीजिए किसी दूसरी क्लास जो मेरी मेन क्लास होगी, उसके मेन फंक्शन के अंदर मैं इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और रेफरेंस वेरिएबल बनाता हूं ए इक्वल्स टू न्यू ए। अब मैं अगर इस ए से डॉट शो लिखता हूं, यानी मेथड शो मेथड को कॉल करता हूं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला शो मेथड कॉल होगा। इस ए क्लास के अंदर मैंने तीन शो मेथड बना रखे हैं, तीनों ही मेथड का नाम शो है, राइट? लेकिन फर्क कहां है इनके पैरामीटर्स में है। ठीक है, पहले वाले शो मेथड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, दूसरे वाले शो मेथड के अंदर एक पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, और तीसरे वाले शो मेथड के अंदर दो पैरामीटर हैं, एक फ्लोट टाइप का और एक इंटीजर टाइप का।
तो जब मैं लिखता हूं यहां पर a डॉट शो, तो आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा वाला शो मेथड कॉल होगा। आप देख के बता सकते हैं कि ये पहला वाला शो मेथड कॉल होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस शो मेथड को कॉल कर रहा हूं तो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा। अगर मैं a डॉट शो और यहां 3 वैल्यू पास कर देता हूं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा शो कॉल होगा। बिल्कुल आप बता सकते हैं। आप कहेंगे कि यहां पर सेकंड वाला शो कॉल हो रहा है। अगर मैं एक और शो कॉल करूं 3.1,4, ये 2 आर्ग्यूमेंट पास करूं, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला शो मेथड कॉल होगा। आप बता सकते हैं कि थर्ड वाला शो मेथड कॉल होगा। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल a के साथ जिस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं वो मेथड कॉल रिजॉल्व हो जाता है कंपाइल टाइम पर। यानी कंपाइल टाइम पर ही हमें पता पड़ जाता है कि कौन सा वाला शो मेथड कॉल होगा। ये इसे कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? अगेन यहां पर देखो तीनों फंक्शंस का नाम एक ही है, एक नाम और 3 काम। फंक्शन का नाम एक ही है लेकिन वो 3 तरह के काम कर रहा है। एक काम ये कर रहा है एक्शन 1, एक्शन 2 एंड एक्शन 3। तो ये है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग। यहां पर हमने समझा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है। जब आपका फंक्शन कॉल रिजॉल्व हो जाता है कंपाइल टाइम पर तो हम कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग हो गई। अब बात कर लेते हैं डायनेमिक बाइंडिंग की या रन टाइम बाइंडिंग की। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, लेकिन आगे का काम अब हम लिखकर अपने व्हाइट बोर्ड पर नहीं करेंगे। इस काम को हम करेंगे अपनी ऑनलाइन कंपाइलर पर। तो अब आपकी स्क्रीन पर आपको हमारा ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर दिख रहा होगा। इसके अंदर ये मेरी मेन क्लास है ऑलरेडी बनी हुई। एक ए क्लास है, इसके अंदर एक शो मेथड है जिसके अंदर लिखा है आई एम ए, ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। एक बी क्लास है जिसके अंदर मैसेज प्रिंट हो रहा है आई एम बी। ठीक है भाई, एंड क्लास बी एक्सटेंड्स ए, बी आपकी क्लास ए की चाइल्ड क्लास है। तो मदर क्लास ए के अंदर, बेस क्लास ए के अंदर भी एक शो मेथड है और चाइल्ड क्लास बी के अंदर भी एक शो मेथड है, हूबहू वही मेथड है। लेकिन बस जो मैसेज प्रिंट हो रहा है वो डिफरेंट है। चाइल्ड क्लास में प्रिंट हो रहा है आई एम बी और बेस क्लास या पेरेंट क्लास या मदर क्लास के अंदर प्रिंट हो रहा है आई एम ए। चलिए मेन क्लास पर चलते हैं। इसके मेन मेथड में आप जाकर मैं क्या करता हूं, मैं ए क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूं ए, और इसे असाइन कर देता हूं ए ही क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ऐसे लिखते हैं इसे ए इक्वल्स टू न्यू ए। अब जब मैं ए डॉट शो करूंगा तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा वाला शो कॉल होगा? ये वाला शो कॉल होगा जो क्लास ए के अंदर है। और ये सोचना भी आसान है, कोई कठिन बात नहीं है इसमें। देखिए क्लास ए का रेफरेंस वेरिएबल है और क्लास ए का ही ऑब्जेक्ट है। जिस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, और जब आप उसके ऑब्जेक्ट से शो मेथड को कॉल करोगे तो उसी क्लास का शो कॉल होगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं हो गई। इसे रन करके भी देख लेते हैं हम, तो हमारी स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा आई एम ए। ठीक है भाई, इसी तरह से अगर मैं बी कर दूं, बी क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊं स्मॉल बी, और यहां पर बी क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना देता हूं न्यू बी, और यहां अगर बी डॉट शो कर देता हूं तो देखते हैं कि कौन सा वाला शो कॉल होता है। अब आप कहेंगे क्लास बी का शो कॉल होगा। क्लास बी का शो यानी कि आई एम बी आपके स्क्रीन पर लिख के आएगा। आई एम बी क्यों लिख के आ रहा है? क्लास ए का शो क्यों नहीं कॉल हो रहा? आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है। क्लास ए के अंदर जो शो है बाय वर्च्यू ऑफ इनहेरिटेंस वो क्लास बी में भी जाएगा। तो क्लास बी के अंदर एक्चुअली इस समय 2 शो मेथड होंगे। एक शो मेथड ये वाला जो हमने बनाया है, और एक शो मेथड जो क्लास ए से एक्सटेंड होकर आया है क्लास बी में। लेकिन जो हमने मेथड बनाया है दैट गेट्स प्रायोरिटी ओवर द मेथड दैट इज बीइंग इनहेरिटेड इनटू क्लास बी। इस प्रोसीजर, इस फिनोमिनन को कहा जाता है ओवरराइडिंग, जिसे हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये भी क्लियर हुआ आई एम बी क्यों प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखता हूं ए इक्वल्स टू न्यू बी, और यहां पर मैं लिख देता हूं ए डॉट शो, तो अब आपको बताना है कि क्या यह स्टेटमेंट ठीक लिखा है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा है। देखिए यहां पर जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका टाइप है क्लास ए। रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है यहां पर? स्मॉल ए। इसका टाइप क्या है? क्लास ए। तो रेफरेंस वेरिएबल का टाइप है क्लास ए। लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है? ये रेफरेंस वेरिएबल बी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है जब रिलेशनशिप मदर और चाइल्ड की हो। ऐसे केस में जो मदर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होता है दैट कैन होल्ड रेफरेंसेस टू द क्लास चाइल्ड ऑब्जेक्ट
and also we all know that can also hold the reference to the object of the मदर क्लास। तो ऐसे केस में जो मदर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होता है, बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल होता है, वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है। ये स्पेशल कंडीशन है, ये स्पेशल छूट है जो मदर क्लास और चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप में हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। देखिए इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पर ए है, मदर क्लास है, मोर जेनेरिक क्लास है, राइट हैंड साइड पर बी क्लास है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जेनेरिक क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करा सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। चलिए अब मैं यहां पर ए डॉट शो लिखता हूं, तो अब आपको बताना है कि कौन सा वाला शो कॉल होगा, ए क्लास का शो कॉल होगा या बी क्लास का शो कॉल होगा। तो रन करते हैं इसे और जादू देखते हैं। अब आप देखेंगे कि बी क्लास का शो कॉल हो रहा है, यानी कि ये वाला शो जो हमने बनाया था आई एम बी, ये डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि रेफरेंस वेरिएबल तो क्लास ए का है, लेकिन जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो क्लास बी का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम बाइंडिंग की वजह से। रेफरेंस वेरिएबल का टाइप ए है, लेकिन ये जिस टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वो है बी। तो रन टाइम बाइंडिंग ये कहती है रन टाइम पर कंटेंट ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल और the object which is being referred by the reference variable becomes important। ये रेफरेंस वेरिएबल किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि ये इंपॉर्टेंट रहता है कि ये किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। तो क्योंकि ये रन टाइम बाइंडिंग है, ये एक किस टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, बी टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। इसलिए जो शो मेथड कॉल होगा वो किसका होगा? बी क्लास का कॉल होगा। स्टैटिक बाइंडिंग के केस में कंटेंट ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसमें टाइप ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है। अगर ये स्टैटिक बाइंडिंग का केस होता तो डेफिनेटली ए का शो कॉल होता। अब क्योंकि ये रन टाइम बाइंडिंग का केस है तो कौन सा शो कॉल हो रहा है? क्लास बी का। क्यों? क्योंकि दिस रेफरेंस वेरिएबल ए इज नाउ रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सबसे इंपॉर्टेंट बात को ग्रैस्प कर लिया। तो चलिए यहां पर आकर हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म इन जनरल खत्म होती है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें। और अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट लगता है कि मैं कर सकता हूं इस लेक्चर में, ताकि मैं और अच्छे लेक्चर्स बना पाऊं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, तो कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।